इस कहानी की शुरुआत होती है एक असेंबली हॉल से, जहां पर काफी सारे पुलिस वालों के साथ साथ बहुत सारे स्टूडेंट को भी हम देख पाते हैं। दरअसल ये जगह कोरिया का एक पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी है। यहाँ पर बहुत सारे लड़के अपने पेरेंट्स के साथ आए हुए हैं, जिन्होंने अभी अभी पुलिस एग्जाम क्लियर किया है। इनको बताया जाता है कि आने वाले 4 सालों तक ये सब स्टूडेंट इसी एकेडमी में रहकर अपनी पढ़ाई और ट्रेनिंग कंप्लीट करेंगे। उसके बाद ये लोग यहाँ से एक काबिल पुलिस ऑफिसर बनकर निकलेंगे। यहाँ आने वाला हर स्टूडेंट अपनी कोई ना कोई खास वजह से यहाँ आया था। कुछ लोगों को सच में पुलिस डिपार्टमेंट ज्वाइन करने का फैशन था, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी थे जो घर वालों के प्रेशर या मजबूरी की वजह से यहाँ आए थे। फिर वक्त आता है जब पेरेंट्स को अपने बच्चों को गुड बाय कहकर वापस जाना होता है। इसी मोमेंट पर हमें कहानी के 2 मेन लीड दिखाए जाते हैं। पहला लड़का डोंग अपनी माँ के साथ आया था। डोंग की माँ काफी घबराई हुई थी, क्योंकि उसका बेटा पहली बार इतने दिनों तक उससे दूर रहने वाला था। डोंग अपनी माँ से कहता है, आप चिंता मत करो, मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूँ। दूसरा बंदा केंग, जो अपने पिता के साथ आया था। केंग के पिता भी बाकी पेरेंट्स की तरह थोड़े वोरिड थे, लेकिन केंग उनसे ज्यादा बात नहीं करता और वो तुरंत ही उनको बाय बोलकर यहाँ से चला जाता है। एक एक करके सारे स्टूडेंट अपने पेरेंट्स को बाय बोलते हैं और एंट्रेंस सेरेमनी खत्म होती है। अगले दिन सबसे पहले एकेडमी के सभी स्टूडेंट का हेयर कट करवाया जाता है, क्योंकि चाहे इंडिया हो या कोरिया, आर्मी और पुलिस ट्रेनिंग में किसी को भी लॉन्ग हेयर रखने की इजाजत नहीं होती। डोंग ने अपने बालों को पहले से ही अच्छे से स्टाइल किया हुआ था, तो ये नया हेयर कट उसके लिए थोड़ा दुख भरा एहसास था। सभी स्टूडेंट का हेयर कट होने के बाद सभी स्टूडेंट को उनके रूम में भेज दिया जाता है। रूम्स में लगे स्पीकर के थ्रू उन्हें बताया जाता है कि आने वाले 4 सालों तक एकेडमी के रूल्स कैसे फॉलो करने होंगे। चाहे बात पढ़ाई करने की हो, खाने की हो या ट्रेनिंग करने की, उन्हें हमेशा टाइम पे पहुंचना होगा, नहीं तो उन्हें पनिशमेंट मिलेगी। और भी छोटे मोटे रूल्स बताए जाते हैं। फिर अगले दिन से ही पढ़ाई के साथ साथ फिजिकल ट्रेनिंग भी स्टार्ट हो जाती है। इसी तरह से ट्रेनिंग करते करते कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन इन लोगों की फिजिकल ट्रेनिंग लेने वाली मैम सब स्टूडेंट को कहती हैं, आज एक अलग टाइप का रेस होगा। इस बार रेस ग्राउंड पर नहीं, बल्कि जंगल और पहाड़ों के रास्ते होगा, और जो भी स्टूडेंट इस रेस को गिवन टाइम में कंप्लीट नहीं कर पाएगा उसे फेल माना जाएगा। रेस स्टार्ट होती है। सब स्टूडेंट एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, क्योंकि जंगल के रास्ते दौड़ना उनके लिए इतना इजी नहीं होता। रेस के बीच जंगल में केंग का पैर अचानक मुड़ जाता है और उसके पैर में मोच आ जाती है, जिसके चलते दौड़ना तो दूर की बात है, वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पाता। जब बाकी स्टूडेंट रेस पूरी करके वापस आ रहे होते हैं, केंग उन सब से अपनी मदद करने के लिए कहता है, लेकिन कोई भी उसकी हेल्प करने के लिए रेडी नहीं होता। थोड़ी देर बाद वहाँ डोंग आता है। केंग उसे भी रिक्वेस्ट करता है। डोंग हेल्प करना चाहता था, बट उसको भी डर था कहीं हेल्प करते करते वो खुद फेल ना हो जाए। डोंग सॉरी बोलकर वहाँ से निकलने लगा कि केंग कहता है, अगर आज तुमने मेरी हेल्प कर दी तो मैं तुम्हें अगले 1 महीने तक हर रोज मटन खिलाऊंगा। डोंग थोड़ा फूडी टाइप का बंदा था, तो उसको ये डील काफी पसंद आ जाती है। इधर ग्राउंड में मैम टेंशन में होती है, क्योंकि जितने स्टूडेंट रेस करने गए थे उनमें से सिर्फ 2 को छोड़कर सब लौट आए थे। उन्हें डाउट होता है कहीं वो दोनों यहाँ से भाग तो नहीं गए, लेकिन तभी इनको दोनों लड़के जंगल की तरफ से आते हुए दिख जाते हैं। मैम उन्हें लेट होने पर डांट लगाती है, पर जब वजह पता चलती है तो वो डोंग की काफी तारीफ करती है। फिर मैम बाकी स्टूडेंट से पूछती है कौन कौन केंग को इंजर्ड हालत में देखा था। लगभग सभी स्टूडेंट एक्सेप्ट करते हैं कि उन्होंने केंग को इंजर्ड हालत में देखा था, पर फेल होने के डर से किसी ने हेल्प नहीं की। मैम उन सबको डांटते हुए बोलती है, तुम यहाँ पुलिस बनने आए हो और पुलिस का काम होता है सबकी मदद करना। जब अपने ही एक साथी की हेल्प नहीं कर सकते तो दुनिया की कैसे मदद करोगे। फिर पनिशमेंट के तौर पर वो सभी स्टूडेंट को पूरी रेस फिर से कंप्लीट करने को बोलती है। यह देखकर डोंग काफी खुश होता है। इसके बाद हम डोंग और केंग को रेस्ट रूम में देखते हैं। यहाँ से दोनों के बीच एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड डेवलप होने लगती है। ऐसे ही पढ़ाई और ट्रेनिंग करते करते 2 साल बीत जाते हैं। इन 2 सालों में वो लोग ऑफिशियली पुलिस ऑफिसर बन चुके होते हैं, लेकिन ट्रेनिंग अभी भी 2 साल बाकी थी और अगले 2 साल इनकी ट्रेनिंग और ज्यादा प्रैक्टिकल होने वाली थी। सेल्फ डिफेंस, रियल लाइफ सिचुएशन और कैसे क्राइम की इन्वेस्टिगेशन होती है, सब कुछ प्रैक्टिकली सिखाया जाने वाला था। पिछले 2 सालों की ट्रेनिंग के दौरान ये लोग ज्यादातर टाइम एकेडमी के अंदर ही रहते आए थे। बाहर जाके थोड़ा एंजॉय करना इनके लिए बहुत रेयर मोमेंट होता था। फिर एक दिन ताइक्वांडो की ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद जब दोनों चेंज रूम में थे, दोनों बातें कर रहे होते हैं कि आने वाले क्रिसमस पर क्या प्लान बनाएं। इसी बीच इनका क्लासमेट पम्पकिन वहां आ जाता है।
और अपने फोन में एक लड़की का फोटो दिखाते हुए कहता है ये मेरी गर्लफ्रेंड है और क्रिसमस पर मैं इसके साथ घूमने जा रहा हूँ। उस फोटो को देखकर डोंग और कैंग की जवानी फुल एक्टिवेट मोड में आ जाती है। दोनों उससे पूछने लगे बता भाई इतनी खूबसूरत लड़की मिली कहाँ से। बट पंपकिन तो यहाँ बस इनको जलाने आया था। वो फुल एटीट्यूड दिखाते हुए बिना कुछ बताए यहाँ से निकल जाता है। लेकिन अब डोंग और कैंग के मुंह में हवस का खून लग चुका था। ये लोग इस मैटर को इतनी आसानी से छोड़ने वाले नहीं थे। अगले दिन ताइक्वांडो प्रैक्टिस के दौरान डोंग का मुकाबला पंपकिन से ही होता है। मौका देकर डोंग उसे अपने लपेटे में लेकर पूछता है बता वो लड़की तुझे मिली कहाँ से। पंपकिन को ना चाहते हुए भी आखिर में बताना पड़ता है कि ऐसी लड़कियां सिर्फ नाइट क्लब्स में मिलती हैं। फिर क्लब का नाम पूछने पर पंपकिन वो भी बता देता है। 2 दिन बाद डोंग और कैंग एक बहाना देकर अपने सीनियर से छुट्टी लेकर क्लब जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम थी कपड़े। इनके पास तो घिसे पीटे कपड़े थे तो कपड़े का जुगाड़ करने के लिए दोनों पंपकिन के रूम में पहुंचते हैं, जहां दोनों बिना परमिशन के उसके कपड़े पहनकर वहां से निकल जाते हैं। रात में जब दोनों क्लब पहुंचते हैं तो वहां का एटमॉस्फेयर और इतनी सारी खूबसूरत लड़कियां एक साथ देखकर दोनों लिटरली पगला जाते हैं। लेकिन दिक्कत यह थी कि इन दोनों को लड़कियों से बातें करने का एक्सपीरियंस ही नहीं था। इन्हें पता ही नहीं था कि लड़कियों से बातें शुरू कैसे करें। दोनों अलग अलग तरीका ट्राई करते हैं, फ्लर्ट करने की ऑकवर्ड अटेम्प्ट, बट कुछ भी काम नहीं आता। अपने बारे में बताने पर एक लड़की तो डायरेक्टली बोल देती है पुलिस बनकर तुम जिंदगी भर गरीब ही रहोगे, गैंगस्टर या बिजनेसमैन बन जाओ, जिंदगी का मजा तो तब आएगा। इन दोनों को भी अब तक ये समझ आ चुका था कि क्लब में इनकी दाल गलने नहीं वाली। तो दोनों वहां से निकलकर एक रेस्टोरेंट में पहुंचते हैं, जहां पर दोनों डाउट में पड़ चुके थे कि अब पुलिस एकेडमी ज्वाइन करके आपने सही किया, कहीं ऐसा तो नहीं पूरी जिंदगी गरीबी, सुबह से शाम ड्यूटी और बिना एंटरटेनमेंट के ही काटना पड़ेगा। डिनर खत्म करके जब दोनों एकेडमी वापस आ रहे होते हैं तभी रास्ते से गुजर रही एक लड़की इन दोनों को काफी पसंद आ जाती है। सच कहे तो इन्हें हर लड़की अच्छी लग रही थी। डोंग कैंग से कहते हैं अगर ये लड़की पलट कर हमें देखेगी तो हम दोनों में से एक जाके उससे बात करेगा। और फिर एक अजीब सा फिल्मी कोइंसिडेंस होता है, लड़की सच में पलट कर उन्हें देखती है। बस फिर होना क्या था, दोनों रोमांटिक आशिक की तरह लड़की के पीछे चल पड़ते हैं। लेकिन कंफ्यूजन अभी भी था, उससे जाकर बात कौन करे। इसका समाधान ढूंढने के लिए दोनों टॉस करने का डिसीजन लेते हैं। इसी बीच लड़की उनसे काफी आगे निकल जाती है और तभी अचानक एक गाड़ी आती है। गाड़ी के अंदर बैठे कुछ गुंडे उस लड़की के सिर पर एक हैवी ऑब्जेक्ट से वार करके उसे गाड़ी में डालकर निकल जाते हैं। यह देखकर डोंग और कैंग घबरा जाते हैं। फिर उस लड़की को बचाने के लिए बिना कुछ सोचे समझे उस गाड़ी का पीछा करना शुरू कर देते हैं। दोनों काफी दूर तक उस गाड़ी का पीछा करते हैं, लेकिन आखिर में दोनों उस गाड़ी को रोकने में नाकामयाब होते हैं। थक हार कर दोनों पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट लिखवाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ कोई भी उनकी बात सुनने में इंटरेस्टेड नहीं होता। पुलिस स्टेशन के सारे ऑफिसर एक हाई प्रोफाइल केस में बिजी थे, इसलिए इनकी बातों को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लिया जाता। यह देखकर दोनों समझ जाते हैं कि यहाँ उनको मदद नहीं मिलेगी और वैसे भी 2 साल की ट्रेनिंग में ये लोग भी ठीक ठाक कैपेबल हो चुके थे। तो डोंग और कैंग एक बोल्ड डिसीजन लेते हैं, हम खुद ही इस केस को सॉल्व करेंगे। इसके बाद दोनों वापस उसी क्राइम सीन पर लौट आते हैं जहाँ से वो लड़की किडनैप हुई थी। वहाँ दोनों नोटिस करते हैं कि उसके हाथ में जो खाने की चीज थी वो वहीं पर पड़ी हुई थी। तो दोनों उस फूड पॉकेट को उठाकर आसपास के फूड स्टोर में दिखाने लगते हैं ताकि पता चल सके ये खाना कहाँ से पैक करवाया गया था। इसी बहाने शायद उस लड़की के बारे में कोई क्लू मिल जाए। थोड़ी देर इधर उधर ढूंढने के बाद उन्हें वो जगह मिल जाती है जहाँ से किडनैप हुई लड़की ने खाना पैक करवाया था। फूड स्टोर की ओनर उस लड़की को पहचान लेती है और बताती है मुझे नहीं पता वो कहाँ रहती है, मगर मुझे ये पता है वो कहाँ काम करती है। एड्रेस मिलते ही दोनों सीधा वहाँ पहुँच जाते हैं। वो जगह एक इलीगल मसाज पार्लर निकलती है। दोनों अंदर जाके पूछताछ करने से डर रहे थे तो फिर से टॉस होता है और हमेशा की तरह इस बार भी कैंग हार जाता है, मतलब उसे ही अंदर जाके बातचीत करनी पड़ेगी। फिर कैंग अंदर जाता है और डोंग बाहर खड़ा रहता है ताकि अगर कहीं पुलिस आ जाए तो उन्हें अंदर जाने से रोक सके। कैंग अंदर जाके सर्विस लेने का नाटक करके एक लड़की से बातचीत शुरू करता है। बाहर डोंग काफी देर तक खड़ा रहता है, फिर वो सामने वाले स्टोर पर खाना खाने चला जाता है। खाना खाते समय वो देखता है वहाँ पुलिस आ जाती है। यह देखकर डोंग उन पुलिस वालों को रोकने के लिए उन्हें गालियां देकर चिढ़ाने लगता है। इस वजह से पुलिस मसाज पार्लर के अंदर जाने के बजाय डोंग के पीछे लग जाते हैं। इसी बहाने कैंग को अंदर ज्यादा टाइम मिल जाता है। थोड़ी मेहनत करने के बाद कैंग को उस किडनैप लड़की के बारे में सब पता चल जाता है। उस लड़की का नाम यूंजू है जो अपना घर छोड़कर इस शहर में एक दोस्त के साथ रहती थी। कैंग को वहाँ का एड्रेस मिल जाता है। दोनों तुरंत उस जगह पहुँचते हैं जहाँ यूंजू रहती थी। बाहर से दोनों को शक हो जाता है कि अंदर कुछ तो गड़बड़ है। लॉक करने पर एक लड़का बिना दरवाजा खोले ही पूछता है वो यहाँ क्यों आए हैं। डोंग तुरंत बोल देता है कि वो पुलिस है और बोल
लोग यहाँ यूजू के बारे में पूछताछ करने के लिए आए हैं। पुलिस का नाम सुनते ही वो बंदा खिड़की से कूदकर भागने की कोशिश करता है। यह देखकर दोनों अलर्ट हो जाते हैं और उसका पीछा करने लगते हैं। थोड़ी मशक्कत करने के बाद दोनों उसे पकड़ने में कामयाब होते हैं। थोड़ी पिटाई करके उसका फोन और वॉलेट लेकर यूजू के बारे में पूछते हैं। डर के बारे में बताता है। पैसों के लिए वो यूजू को एक बंदे को बेच दिया था। फिर वो ये भी बता देता है कि अभी वो इंसान कहाँ मिलेगा और इन्हें उस हरामी के पास से उस बंदे का बिजनेस कार्ड भी मिल जाता है। इनका टारगेट हमेशा वही लड़कियां होती है जो अपने घर छोड़कर भागी होती है, क्योंकि उनके घर वाले भी उनको कांटेक्ट नहीं करते और इसी वजह से इनके लिए उन्हें किडनैप करना सबसे आसान होता है। इसके बाद दोनों उस हरामी को वहीं पर बांध कर निकल जाते हैं। फिर दोनों उस जगह फिर से जाते हैं जहाँ यूजू रहती थी। दोनों देखते हैं कि वहाँ 2 और लड़कियां भी मौजूद हैं जिनकी उम्र 18 साल से भी कम थी। उस हरामी के वॉलेट से जितना पैसा मिला था वो सब पैसे दोनों उन लड़कियों को दे देते हैं और कहते हैं जितनी जल्दी हो सके ये जगह छोड़कर किसी सेफ प्लेस पर चले जाओ। इसके बाद दोनों टैक्सी से उस लोकेशन की तरफ निकल पड़ते हैं जहाँ का एड्रेस उस हरामी ने दिया था। इस जगह शहर का फेमस चाइना टाउन होता है। यहाँ ज्यादातर चाइनीज गैंगस्टर और क्रिमिनल्स ही रहते हैं। फिर टैक्सी से उतरकर दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। उस हरामी का फोन अभी भी इनके पास था तो डॉग उस फोन का लास्ट किया गया नंबर पर कॉल करता है और इत्तेफाक देखो जिस बंदे की तलाश में ये दोनों यहाँ आए थे वो इसी रेस्टोरेंट में बैठा होता है, क्योंकि बाजू में बैठे आदमी का फोन बजने लगता है। यह देख डोंग तुरंत कॉल कट कर देता है, लेकिन जब वो बंदा वापस कॉल करता है तो वहाँ बैठे सभी को समझ आ जाता है कि उनके आदमी का फोन अब इन दोनों के पास है। फिर वो गुंडे इनके पास आकर पूछने लगे कि ये फोन इन्हें कहाँ से मिला। जवाब ना मिलने पर वो लोग दोनों के साथ बदतमीजी करने लगे। यह देखकर दोनों को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। दोनों अपनी जगह से उठकर उन गुंडों से भिड़ जाते हैं। एट दी एंड दोनों की जीत होती है। इसके बाद दोनों उस आदमी को पकड़ते हैं जिसने यूजू को किडनैप किया था। फिर दोनों इस बंदे को लेकर उस जगह जाते हैं जहाँ यूजू को किडनैप करके रखा गया था। यहाँ आकर दोनों देखते हैं कि सिर्फ यूजू को ही नहीं बल्कि बहुत सारी लड़कियों को बंदी बनाकर रखा गया है। यह देखकर दोनों समझ आते हैं कि इतनी सारी लड़कियों को एक साथ आजाद करवाना इम्पॉसिबल है। एक रूम में एक छोटी सी बच्ची होती है जो बहुत ज्यादा बीमार होती है। दोनों उसे ही लेकर यहाँ से निकलने लगते हैं। तभी अचानक वहाँ बहुत सारे गुंडे आ जाते हैं। इतने सारे गुंडों से एक साथ लड़ पाना मुश्किल था, लेकिन फिर भी दोनों पूरी बहादुरी से फाइट करते हैं। तभी उन गुंडों का बॉस आता है जो काफी स्किल्ड फाइटर था। वो अकेले ही दोनों को काबू कर लेता है। काफी घंटों के बाद जब कैंग को होश आता है वो खुद को और डोंग को एक अनजान जगह पर बंधा हुआ पाता है। फिर वो डोंग को उठाने की कोशिश करता है। बहुत कोशिशों के बाद भी जब डोंग नहीं उठता है तो कैंग एक स्पेशल टेक्निक की मदद से डोंग को होश में लाने में कामयाब होता है। होश में आते ही डोंग ट्रेनिंग में सिखाए गए स्किल को यूज करके खुद को आजाद कर लेता है। फिर वो कैंग को भी आजाद करता है, लेकिन जैसे ही दोनों बाहर निकलने की कोशिश करते हैं वो देखते हैं कि बाहर हॉल में गुंडे इधर उधर फैले हुए सो रहे होते हैं। यह देख दोनों सावधानी बरतते हुए चुपचाप आगे बढ़ने लगे। वो दोनों बस निकल ही गए थे कि तभी अचानक डोंग की घड़ी का अलार्म बज उठता है। इससे सब गुंडों की नींद टूट जाती है। यह देखकर दोनों सावधानी को साइड में रखकर वहां से भागने लगे। गुंडे उनका पीछा करने लगे। यहाँ हमें एक अच्छी खासी चेस सीन देखने को मिलता है। फाइनली एक जगह आकर वो गुंडे दोनों का पीछा छोड़ देते हैं, क्योंकि थोड़े ही दूर पर एक पुलिस स्टेशन होता है। दोनों भागते हुए सीधा पुलिस स्टेशन के अंदर घुस जाते हैं। फिर दोनों पुलिस वाले को शुरू से लेकर अब तक की सारी कहानी बताने लगते हैं, लेकिन पुलिस वाला उनकी बात सुनने की बजाय उनसे उनकी आईडी मांगता है। दोनों उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि गुंडों ने उनका सारा सामान छीन लिया है, बट फिर भी वो पुलिस वाला इनकी बात मानने को रेडी नहीं होता। पुलिस वाले की ऐसा रवैया देखकर डोंग अपना आपा खो देता है। वो पुलिस वाले के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है, साले पाखंडी, लड़कियां मुसीबत में है, हमें मदद चाहिए। पुलिस वाला थोड़ा नौसिखिया था, उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करे, तो वो घबरा कर अपने ट्रेजर गन से उन्हें शॉक देकर बेहोश कर देता है। नेक्स्ट मॉर्निंग एकेडमी के एक सीनियर ऑफिसर वहाँ आकर दोनों को छुड़ाते हैं। फिर डोंग और कैंग उस ऑफिसर को पूरी इंसिडेंट डिटेल्स में बताते हैं। काफी रिक्वेस्ट करने के बाद वो ऑफिसर दोनों के साथ गुंडों के अड्डे पर जाते हैं, लेकिन उनके पहुंचने से पहले गुंडे वहां से सारे लड़कियों को लेकर निकल चुके होते हैं। पर सीनियर ऑफिसर को कुछ ऐसा क्लू मिलता है जिससे वो समझ आता है कि इस किडनैपिंग के पीछे असली रीजन क्या है। वो ऑफिसर दोनों को बताता है काफी साल पहले उसने बिल्कुल ऐसा ही केस देखा था। यह गैंग लड़कियों को किडनैप करके उन्हें इलीगल मेडिसिन देते हैं।
से उनके बॉडी में एग प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। फिर वो लोग उन एग्स को ब्लैक मार्केट में बेच देते हैं। कई लोग जिनको शारीरिक प्रॉब्लम्स होते हैं उन्हें बच्चा पैदा नहीं होता और वो लोग उन एग्स को खरीदते हैं, जिसके चलते डीलर को काफी ज्यादा मुनाफा होता है। लेकिन इन मेडिसिन से लड़कियों के बॉडी पर बहुत बुरा साइड इफेक्ट होता है। कुछ ही दिनों में उनकी बॉडी एग्स बनाना बंद कर देती है और उसके बाद वो गैंग्स लड़कियों के ऑर्गन्स जैसे कि लीवर और किडनी तक बेच देते हैं। यह सब सुनकर डोंग और कैंग का खून खोल उठता है। वो अपने सीनियर ऑफिसर पर गुस्सा करते हुए कहते हैं, आप लोग इतने सालों से क्या कर रहे हो? आज भी हमारे देश में ऐसे क्राइम्स रुक क्यों नहीं रहे? सीनियर ऑफिसर उन्हें शांत कराने की कोशिश करते हैं और कहते हैं, तुम दोनों जो कर सकते थे तुम दोनों ने कर दिया। आगे का केस क्राइम डिपार्टमेंट हैंडल करेगा। तुम दोनों एकेडमी वापस लौट जाओ और अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान दो। इसके बाद हम दोनों को पुलिस एकेडमी में देखते हैं। वापस आकर भी डोंग और कैंग की बेचैनी खत्म नहीं होती। वो किसी तरह से उन मासूम लड़कियों को उस गैंग के चंगुल से छुड़ाना चाहते थे। उस गैंग को पकड़ने का अब एक ही तरीका बचा था, कार को ढूंढना जिससे यूनजू को किडनैप किया गया था। किडनैपिंग के टाइम इन दोनों ने उस कार का नंबर देख लिया था। अगले दिन ये लोग अपनी पुरानी ट्रेनिंग टीचर को कॉल करके कुछ इधर उधर का बहाना बनाते हैं। गाड़ी का नंबर देते हुए उस गाड़ी का पता लगाने को बोलते हैं। टीचर उन्हें बताती है इस काम में कम से कम 2 दिन लगेंगे और तब तक दोनों को वेट करना होगा। पिछली फाइट में दोनों को गुंडों से काफी मार पड़ी थी, इसलिए इस बार ये लोग कोई रिस्क लेना नहीं चाहते। इसलिए डोंग और कैंग इस 2 दिनों में कड़ी ट्रेनिंग करते हैं। दोनों के फुल 6 पैक निकल आते हैं। 2 दिन बाद टीचर इन्हें कॉल करके गाड़ी के बारे में काफी डिटेल्स बताती है, जैसे वो गाड़ी किस टाइम किस जगह पर देखा गया और कौन सी जगह पर उस गाड़ी का रोज का आना जाना होता है। दूसरी तरफ लड़कियों में बनने वाले एग्स को निकालने के लिए गुंडे उन सब लड़कियों को एक हॉस्पिटल ले जाते हैं, जहाँ पर उन सब लड़कियों को बेड पर लेटा कर बेहोश कर दिया जाता है। इधर दोनों को भी उस हॉस्पिटल का पता लग चुका था। वहाँ जाने से पहले दोनों डिफेंस के लिए अपने साथ काफी सारी चीजें रख लेते हैं। इधर पार्किंग एरिया में जब गुंडे बहुत सारे पैसे आने वाले हैं ये सोचकर खुश हो रहे थे कि तभी वहां 2 हीरो की एंट्री होती है। इस बार दोनों पूरी तैयारी के साथ आए थे, इसलिए दोनों एक साथ मिलकर एक एक को लपेटे में ले लेते हैं। सबको दिन में तारे दिखाने के बाद दोनों लिफ्ट लेकर ऊपर वाले फ्लोर पर जाते हैं, तो यहाँ इनका सामना गैंग के बॉस से होता है। और जैसे कि वो बंदा एक स्किल्ड फाइटर था, इस वजह से उससे लड़ते लड़ते दोनों की हालत खराब हो जाती है। दोनों में से कोई भी अकेला शायद उसका सामना नहीं कर पाता, इसलिए दोनों बारी बारी से उस पर वार करते हैं। काफी ज्यादा मार खाने के बाद जाके वो बंदा आखिरी में अपने घुटनों में आ जाता है। फिर दोनों उसे हथकड़ी लगाकर निकल जाते हैं। इधर ऑपरेशन चैम्बर में लड़कियों का ऑपरेशन कंप्लीट हो पाता है, इससे पहले दोनों वहां पहुंचकर डॉक्टर को भी निपटा देते हैं। लड़कियां अभी भी बेहोश थे। इसके बाद दोनों तुरंत अपने सीनियर ऑफिसर को कॉल करके यहाँ मदद भेजने को बोलते हैं। कुछ ही समय में पुलिस यहाँ पहुंच जाती है। भले ही दोनों ने अपनी जान जोखिम में डालकर लड़कियों को बचाया हो, लेकिन इन्होंने एकेडमी के काफी सारे रूल्स तोड़े थे, इसलिए एकेडमी के कुछ सीनियर ऑफिसर डोंग और कैंग को पनिशमेंट देना चाहते थे। लेकिन यहाँ पुलिस एकेडमी के चीफ दोनों की साइड लेते हुए कहते हैं, आप सब किसको पनिशमेंट देने की बात कर रहे हो? अगर वो दोनों नहीं होते तो हम लड़कियों को उन दरिंदों से बचा नहीं पाते। आप सबका पता नहीं, मगर मुझे अंदर से गर्व महसूस हो रहा है और हमारे देश को इन जैसे काबिल ऑफिसर की जरूरत है। मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं पुलिस चीफ उनकी बहादुरी से इतना खुश होते हैं कि सीनियर होते हुए भी वो उन दोनों को सैल्यूट करते हैं। यह देख दोनों काफी खुश होते हैं और इस हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।